हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सो एसपीसीसी के सब्जेक्ट में हमने ऑलमोस्ट सारे चैप्टर ओवर कर दिए और उसमें जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो रिवीजन में हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर रखे। तो अब हम जो वीडियो सेशंस देखेंगे तो वहाँ पे हम सेक्शन वाइज रिवीजन को डिस्कस करेंगे। सेक्शन ए में एमसीक्यूज आते हैं और वो भी जो बोर्ड की न्यू ब्लूप्रिंट है उसके अकॉर्डिंग हम उसे डिस्कस करने का ट्राई करेंगे। तो पहले एमसीक्यू देखेंगे, उसके बाद 1 मार्क के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे और जो बोर्ड की न्यू ब्लूप्रिंट है उसको भी हम ये सेक्शन वाइज रिवीजन के अकॉर्डिंग डिस्कस करते जाएंगे। तो हमारे जो सेक्शन ए है तो वहाँ पे हमें 10 क्वेश्चन नहीं बल्कि 15 क्वेश्चंस होंगे जो एमसीक्यू में इंक्लूडेड होंगे। तो यहाँ पे 1 मार्क के एमसीक्यूज़ होते हैं, तो आपके टोटल सेक्शन ए में 15 मार्क्स कवर होते हैं। ओके, तो आज हम स्टार्टिंग करेंगे सेक्शन ए से। तो यहाँ पे आपको रिमेंबर ये रखना है कि अगर आपको ज़्यादा मार्क्स कवर करने हैं तो 1 मार्क के क्वेश्चन आंसर्स को ज़्यादा कंसीडर करना होगा, बिकॉज सेक्शन ए में 15 क्वेश्चंस है, सेक्शन बी में भी 15 क्वेश्चन है, तो आपके 30 मार्क्स तो ये 1 मार्क के क्वेश्चन में ही इंक्लूड हो जाते हैं। ओके, तो सेक्शन ए स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन ए की फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगी, क्वेश्चन स्टाइल कैसे होगी, तो यहाँ पे दिया है क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 15 आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी एंड राइट ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। तो यहाँ पे 15 MCQs हो गए, 4 ऑप्शंस दिए होंगे और एवरी क्वेश्चन कितने मार्क कैरी करता है, तो 1 मार्क कैरी करता है। ओके, तो ये जो यहाँ पे MCQs दिए हैं तो वो लास्ट जो एग्ज़ाम्स हुई है उसमें से MCQs निकाले हैं, तो वो MCQs अब हम डिस्कस करते हैं। ओके, सो we have the first MCQ, which is which of the following institution controls and gives suggestion to all the banks of the country। तो ऐसी कौन सी बैंक है जो सारी बैंक्स को कंट्रोल करती है और एडवाइस देती है, सजेशन देती है। तो सेक्शन वाइज डिस्कस करते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट, नो, स्टेट गवर्नमेंट सारी बैंक को एडवाइस करेगी तो नो। देन सेबी, तो सेबी इसके रिलेटेड नहीं है, सेबी सिक्योरिटीज़ मार्केट के रिलेटेड है। सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो भी नो। तो आंसर क्या आएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। आरबीआई एपेक्स बॉडी है, वो सारी बैंक्स जो होती है उसको कंट्रोल करती है, सजेशन देती है, एडवाइस करती है और आरबीआई सब हैंडल और कंट्रोल करती है। ओके, तो आंसर आएगा आरबीआई, ऑप्शन बी। Then next question is, whom will you write a complaint letter to if you are facing difficulty due to the encroachment carts and hawkers on the road of your city। तो रोड साइड जो हॉकर्स होते हैं, जो सेलर्स होते हैं, तो वो जब बैठते हैं तो उसकी वजह से रोड में ट्रैफिक की ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। तो इस प्रॉब्लम की वजह से अगर आपको किसी अथॉरिटी को कांटेक्ट करना है अपनी सिटी के, तो आप किससे कांटेक्ट करोगे इस प्रॉब्लम के रिजोल्यूशन के लिए। तो फर्स्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो आप अपनी सिटी में जो ये हॉकर्स रिलेटेड प्रॉब्लम है उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को कांटेक्ट करोगे, तो आंसर इज़ नो, स्टेट गवर्नमेंट को। तो आप सिटी वाइज यहाँ पे प्रॉब्लम को डिस्कशन करना चाहते हो तो स्टेट गवर्नमेंट को इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे आनंद सिटी में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं गुजरात की जो सारी अथॉरिटीज़ होती है, मेन अथॉरिटी, उनको कांटेक्ट करूँगी, नो। म्यूनसिपैलिटी, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, तो दोनों में से कौन सा आएगा, तो सिटी वाइज वहाँ पे म्यूनसिपैलिटी होती है और डिस्ट्रिक्ट पंचायत वो विलेज के लिए और डिस्ट्रिक्ट के लिए हम चूज़ करेंगे, बट यहाँ पे सिटी मेंशन हुआ है, दैट्स वाई म्यूनसिपैलिटी आंसर आएगा। ओके, तो अगर ये हॉकर रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हम जब लेटर राइट डाउन करते हैं तो हम म्यूनसिपैलिटी को, कंसर्न म्यूनसिपैलिटी मतलब आनंद है, अहमदाबाद है, तो वो सिटी की म्यूनसिपैलिटी को हम कांटेक्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
which letter is addressed to not one employee but to the entire group of employees. तो हम अगर लेटर राइट डाउन कर रहे हैं और वहाँ पे सामने पार्टीज जो होती है तो वहाँ पे किसी एक एम्प्लॉय को कंसर्न करके लेटर नहीं लिख रहे, बट सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, सारे जो वर्कर्स हैं, उनको इंक्लूड करके कोई लेटर राइट डाउन कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो नोटिस में ऐसा नहीं होता है, लेटर डिमांडिंग क्लैरिफिकेशन वहाँ भी नहीं होता है। यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं तो वो सर्कुलर होगा। सर्कुलर में कोई इंफॉर्मेशन है जो सारे एम्प्लॉयज़ तक पहुँचनी ज़रूरी है, तो वो सर्कुलर के थ्रू सेंड की जाती है। तो आंसर आएगा सेक्शन ऑप्शन डी, सर्कुलर. And the next question is, which number of the bank is to be given for RTGS to transfer the amount in the account of customer? तो हम RTGS के थ्रू अगर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं फ़ंड, तो वहाँ पे हमें कौन सा नंबर प्रोवाइड करना होगा? तो वहाँ पे हमें IFSC कोड प्रोवाइड करना होगा ताकि हम RTGS प्रोसेस के थ्रू हमारे फंड ट्रांसफ़र कर सकें. ओके, सो ऑप्शन ए IFSC कोड. यूजिंग टेक्नोलॉजी एंड अमालगमेटिंग oral and written method, which of the following present modes are used? तो टेक्नोलॉजी के यूज़ से अगर आप प्रेजेंट कर रहे हो कोई इन्फॉर्मेशन, तो वहाँ पे आपने दोनों स्टाइल यूज़ किए, ओरल मेथड भी यूज़ किए हैं एंड रिटन मेथड भी. तो इसमें से कौन से ऑप्शन राइट हो गए? तो फर्स्ट है प्रेजेंटेशन, सेकंड है स्ट्रेटजी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एंड पिटिशन. तो हमारा ऑप्शन होगा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन. क्यों? बिकॉज प्रेजेंटेशन जो ऑप्शन है वहाँ पे ओनली रिटन मेथड हो सकती है, आप रिटन मेथड से प्रेजेंट कर सकते हो, बट ओरली भी अगर इंक्लूड किया है तो वहाँ पे पावर पॉइंट ऑप्शन होगा. बिकॉज PPT के थ्रू आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू आप अपनी रिटन जो इन्फॉर्मेशन है उसको ओरली भी इन्फॉर्म कर सकते हो. अभी जिस मोड से हम स्टडी कर रहे हैं वो भी एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो सकती है. तो दैट्स वाई हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन. देन व्हाट % ऑफ द शेयर्स इश्यू मस्ट बी रिसीव बाय द कंपनी टू अलॉट द शेयर्स? तो शेयर के अलॉटमेंट के लिए कितने % एप्लीकेशन आना रिक्वायर्ड होती है, तभी आप कंपलसरी शेयर अलॉट कर सकते हो, अलॉटमेंट कर सकते हो शेयर की. तो जब शेयर की एप्लीकेशन बाहर आती है तो जितने शेयर की एप्लीकेशन आपने इशू किए थे, जितने शेयर, उसमें से अगर 90% शेयर की एप्लीकेशन आप रिसीव करते हो तभी आप उतने शेयर अलॉट कर सकते हो, वो प्रोसीजर आप कंटिन्यू कर सकते हो. अगर 90% शेयर की एप्लीकेशन नहीं आई है तो फिर वो आप प्रोसेस कंटिन्यू नहीं कर सकते हो, शेयर अलॉट नहीं कर सकते हो. तो अब तो आंसर आएगा सेक्शन सी, 90%. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if shareholders dies without making will or has no successor, then तो मतलब कि शेयर होल्डर जो है वो उसकी डेथ हो जाती है और उसके पास कोई विल भी नहीं है. अगर विल नहीं है तो फिर आंसर क्या आएगा कि विल नहीं है तो उसके जो लीगल सक्सेसर होंगे, मतलब कि उनका सन होगा, वाइफ होगी, उनको शेयर अलॉट किए जाएंगे, उनको शेयर ट्रांसफ़र हो जाएंगे. बट कोई सिचुएशन में वो भी नहीं है कि विल भी नहीं है और कोई लीगल सक्सेसर नहीं है, मतलब सन भी नहीं है, वो अकेला रहता था पर्सन. तो उस टाइम क्या होगा कि कोर्ट जो होगी वो एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करेगी. ऑप्शन क्या है? फर्स्ट है कोर्ट विल अपॉइंट एडमिनिस्ट्रेटर, गवर्नमेंट विल फॉरफिट द शेयर्स. तो गवर्नमेंट शेयर फॉरफिट नहीं करती है, कंपनी विल फॉरफिट द शेयर. तो यहाँ पे ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है कि शेयर की फॉरफिचर हो, तो वो ऑप्शन भी नहीं होगा. शेयर विल बी ट्रांसफर टू चैरिटेबल ट्रस्ट. सो
यहाँ पे कोई विल नहीं है तो किसी भी ट्रस्ट को कहाँ से ट्रांसफ़र होगा, तो इस सिचुएशन में कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करेगी। ओके, तो ऑप्शन ए, कोर्ट विल अपॉइंट एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कैन बी द डिबेंचर होल्डर अपॉइंट दैट प्रोटेक्टर ऑफ राइट्स। तो डिबेंचर होल्डर के राइट्स कौन प्रोटेक्ट करता है, तो वहाँ पे ऑप्शन होगा डिबेंचर ट्रस्टी। तो वहाँ पे ट्रस्ट क्रिएट किया जाता है, डिबेंचर ट्रस्टीज अपॉइंट होते हैं, तो वो डिबेंचर होल्डर के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट, हाउ मैनी डायरेक्टर रिटायर बाय रोटेशन इन पब्लिक कंपनी एवरी ईयर। तो पब्लिक कंपनी में एवरी ईयर 2/3 डायरेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनकी रिटायरमेंट बाय रोटेशन होती है। 1/3 डायरेक्टर होंगे जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे, उनकी रिटायरमेंट 5 ईयर के एंड पे होती है। तो 2-3 डायरेक्टर्स जो होंगे उनकी रिटायरमेंट बाय रोटेशन होगी। तो आंसर आएगा सेक्शन बी, रिटायर बाय रोटेशन। ओके, तो यहाँ पे इतने MCQs आज हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट MCQ नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। ओके।